Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Today we are going to study chapter number 2, enzymes. In this lecture we are going to study the introduction of enzymes and the structure of enzymes. So let's start. In the introduction we have Life would not be possible without metabolic activities of the cell. यहाँ हमें इंट्रोडक्शन में पहले ये समझना है कि एंजाइम्स हैं क्या, उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि लाइफ जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बगैर मुमकिन नहीं है। क्यों? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सारे वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो एक सेल के अंदर हो रहे हैं और जो एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, और वो सारे केमिकल रिएक्शंस जिन पर ज़िंदगी या लाइफ जो है आपकी डिपेंड कर रही है, वो खुद डिपेंड कर रहे हैं एक और मॉलिक्यूल्स पर, जिन्हें हम कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वो हैं एंजाइम्स। सो बेसिकली एंजाइम्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो स्पीड अप करते हैं। कैटालिटिक का मतलब ये है कि वो स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को जो एक सेल के अंदर हो रहे हैं। Life is a meshwork involving a perfect coordination of a vast majority of chemical reaction. Some of these reaction results in synthesizing large molecule, others in cleaving large molecules, and still others either utilize energy or liberate energy. अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि chemical reactions बहुत तरह के होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस इसलिए होते हैं कि कोई और मैक्रो मॉलिक्यूल, जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि कंडेंसेशन होती है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो वो भी एक तरह की आपकी मेटाबॉलिज्म है। और जब हाइड्रोलाइसिस होती है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपने सब यूनिट्स में, मोनोमर्स में जब टूटते हैं, तो ये भी एक मेटाबॉलिज्म की टाइप है और ये केमिकल रिएक्शंस हैं बेसिकली। तो इन सब को कंट्रोल मीन्स स्पीड अप कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? वो है एंजाइम्स। और एंजाइम्स इटसेल्फ वो भी क्या है? एंजाइम्स वो मॉलिक्यूल्स ही हैं। और ये जो सारे रिएक्शंस हैं, अदर वो कंडेंसेशन का है या हाइड्रोलाइसिस का है, चीज़ों का बनना है, टूटना है, या फिर एनर्जी रिलीजिंग के लिए भी आपके सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो वो सब बहुत ही स्लो रेट पे होते हैं। अगर लो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नॉर्मली उन्हें मिल रहा है, तो ये बहुत एक केमिकल रिएक्शन जो है बहुत ही स्लो प्रोसीड करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि एंजाइम्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सारे केमिकल रिएक्शन सेल में हो रहे हैं उनको स्पीड अप करते हैं। The condition under which living cells carry on their life processes. In the living system, these reactions proceed at extremely high rates. This is due to the presence of some specialized substances or biocatalysts which are synthesized inside the living cells. ये biocatalyst और ये specialized substance, ये हम enzymes को ही कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये reactions जो भी chemical reactions cell के अंदर होते हैं वो बहुत ही high rates पर हो रहे हैं because of these enzymes. इसके बाद हमारे पास है द बायोकैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। एंजाइम वर्ड जो है बेसिकली वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें जो कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, इन मीन्स इनसाइड, जाइम मीन्स यीस्ट। द टर्म एंजाइम वाज क्वाइंड बाय फ्रीडरिच विल्हेल्म कोहिनी 1878। ये जो टर्म एंजाइम थी ये पहली दफ़ा जो है फ्रीडरिच विल्हेल्म कोहिनी ने 1878 में क्वाइंड की थी। एंजाइम में बी डिफाइन एज, अब एंजाइम को हमने तो बता दिया कि एंजाइम्स स्पीड अप करते हैं, बट हियर उन्होंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन दी है कि डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। और ये एंजाइम्स जो हैं ये सेल के अंदर बनते हैं। ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं एक तरह के जो आपके सेल्स के अंदर बनते हैं, और इनका काम क्या है? बाकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करवाना। ठीक है। जस्ट फ्यू ईयर्स अगो इट वाज कंसीडर्ड दैट ऑल एंजाइम्स वर प्रोटीन्स। अब ये हमें बता रहे हैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंजाइम्स के। कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले ये तस्वर किया जाता था कि सारे एंजाइम्स जो हैं वो सिर्फ प्रोटीन्स के बने हैं,
बट उसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग द 1980s थॉमस केच एंड सिडनी एल्टमैन डिस्कवर्ड दैट सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स आल्सो फंक्शन एज एंजाइम्स। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी टाइप्स हैं, ठीक है, 4 टाइप्स जो मेजर हमने पढ़ी थी, कार्बोहाइड्रेट्स थे, लिपिड्स थे, उसके अलावा प्रोटीन्स थी और न्यूक्लिक एसिड्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि 1980s में क्या हुआ, थॉमस केच और सिडनी एल्टमैन जो 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब एक न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो राइबोन्यूक्लिक एसिड हैं, लेकिन वो एंजाइम का काम कर रहे हैं सेल के अंदर। उससे पहले ये समझा जाता था कि सारे एंजाइम्स जो हैं वो जो ऑब्वियसली हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स हैं, तो कौन सी कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहले ये समझा जाता था कि सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि राइबोन्यूक्लिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम के तौर पर काम कर रहे हैं। उसके बाद ये डिस्कवरी हुई, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड राइबोजाइम्स, और ऐसे एंजाइम्स जो राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने हुए थे, इन्होंने उनको नाम दिया क्या, राइबोजाइम्स, जो कैटालाइज कर रहे थे, विच कैटालाइज रिएक्शन इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय सेल, बट जनरली एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। अभी तक ये चीज़ हमें पता है कि जो जनरली एंजाइम्स होते हैं, मतलब मोस्टली जो एंजाइम होते हैं वो आपके प्रोटीन नेचर के होते हैं। बाकी सिर्फ कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने हुए हैं, यानी आरएनए के बने हुए हैं, और उनका काम क्या है, वो इस एंजाइम हमें पता है रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। जो राइबोजाइम्स होते हैं वो एंजाइम, राइबोजाइम्स मतलब वो एंजाइम्स जो आरएनए के बने हैं, वो एंजाइम्स जो क्या करते हैं, उन रिएक्शंस को प्रोसेस करवाने में हेल्प करते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल जो है, आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको प्रोसेस करवाने में मदद करते हैं। अब इसके बाद आपको कुछ कैरेक्टर्स बताए गए हैं कि एंजाइम की किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, प्रोड्यूस इन द प्रोटोप्लाज्म, सिंथेसाइज्ड इन द सेल। ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब होता है स्पीड अप करने वाले, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ, वो क्योंकि सेल के अंदर बन रहे हैं, तो बायोकैटलिस्ट ये प्रोटोप्लाज्म में बनते हैं। प्रोटोप्लाज्म आपको पता है सेल का लिविंग पार्ट, हम उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और ये सिंथेसाइज होते हैं सेल के अंदर। मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, जो ज़्यादातर एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के ही बने हुए थे। मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, कौन से प्रोटीन्स होते हैं, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जिनके एंजाइम्स बने होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ही हाई होता है। दे आर अदर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, for example amylase or pepsin or may contain along with protein a non-protein part। अब एंजाइम की 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो सिर्फ प्रोटीन के बने हों, जिस तरह हमें एग्जाम्पल दी गई है अमाइलेज और पेप्सिन। अमाइलेज एक एंजाइम है जो आपकी सलेवा में भी होता है और आपके पैनक्रियाटिक जूस में भी होता है, ठीक है। उस एंजाइम्स का काम क्या है, रिएक्शंस को तेज़ करना। तो बहुत सारे एंजाइम्स है, कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देयर आर नंबर ऑफ एंजाइम्स जो अपना अपना टारगेट फंक्शन कर रहे होंगे। अब अमाइलेज जिस तरह से है, अमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करवाना, ठीक है। और इसके अलावा पेप्सिन जो है, पेप्सिन वो एंजाइम है जो आपके स्टमक में मौजूद होता है और इसका काम है प्रोटीन की डाइजेशन को प्रोमोट करना। तो ये जो 2 एंजाइम्स होते हैं ये जो हैं सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास प्रोटीन का पार्ट तो होता है लेकिन उसके साथ में कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। जिस तरह एग्जांपल है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए एक एंजाइम ही है जो आपकी रेस्पिरेटरी जो पाथवे है उसमें बहुत यूज़फुल है।
इसके बाद है एंजाइम एक्ट विथ इन द सेल वेयर दे हैव प्रोड्यूस कॉल्ड एंडोएंजाइम एंड द एंजाइम विच एक्ट आउटसाइड द सेल कॉल्ड एक्सोएंजाइम। अब आपको एंजाइम्स की दो टाइप्स बताई गई हैं, वो एंजाइम्स जो जिस सेल के अंदर बन रहे हों फिर वहीं पे अपना काम कर रहे हों उन एंजाइम्स को आप क्या कहेंगे, एंडोएंजाइम्स। एंड द सेकंड वन इज़ द एक्सोएंजाइम्स, वो एंजाइम्स जो आउटसाइड द सेल, मतलब जिस सेल में वो बन रहे हैं वो वहाँ पे अपना काम नहीं करे, वहाँ से ट्रैवल करके आउटसाइड या फिर किसी और सेल में जाके काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एक्सोएंजाइम्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो एंजाइम्स की जो है दो टाइप्स हैं, एक्सोएंजाइम्स और एंडोएंजाइम। एक्सोएंजाइम सिंपली वो एंजाइम, एक्सो से आप समझ सकते हैं कि जो आउटसाइड द सेल काम करें, और एंडोएंजाइम वो एंजाइम्स जो इनसाइड द सेल ही काम करें। दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि वो अपनी नेचर में, मतलब हर एंजाइम आपके हर रिएक्शन को फास्टर नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने आपको बताया अमाइलेज वो एंजाइम है जो आपके सलेवा में है, पेनक्रियाज में है, तो वो आपके प्रोटीन्स पर कोई काम नहीं करेगा, वो स्पेसिफिक है। आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो वो एंजाइम एक्टिव होगा, काम करेगा, रिएक्शन प्रोसीड करवाएगा, लेकिन प्रोटीन्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह पेप्सिन जो है, पेप्सिन जो है सिर्फ प्रोटीन्स पर काम कर सकता है, तो ये है उनकी स्पेसिफिसिटी। इसको कहते हैं कि एंजाइम जो है नेचर में अपनी स्पेसिफिक है और फंक्शन में भी स्पेसिफिक है, उनका काम भी स्पेसिफिक है। दे आर मच ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे एक और टर्म आ गई है, सबस्ट्रेट को समझें, वो केमिकल या वो चीज़ जिस पर एंजाइम काम करें, जिससे जुड़ के वो काम करें, उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोटीन है और पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है, वो उसको डाइजेस्ट करवाने में या ब्रेक डाउन करवाने में हेल्प कर रहा है, तो आपकी प्रोटीन जो है वो कहलाएगी सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट कोई स्पेसिफिक या कोई अलग चीज़ नहीं है, वो हर वो चीज़ होगी जिस पर एंजाइम काम करेगा, उसको हम सिंपली सबस्ट्रेट कह रहे हैं। और एंजाइम्स क्या हैं, सबस्ट्रेट से जो हैं ग्रेटर इन साइज हैं, साइज़ में बड़े हैं, ठीक है। They have particular sites to react with the substrate. These sites are called active sites. अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि एंजाइम्स जो हैं रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट। मैंने आपको बताया जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक ख़ास जगह होती है एंजाइम पर, एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट एंजाइम का वो पोर्शन है जहाँ पर सबस्ट्रेट जाके अटैच होता है, ठीक है। इसके बाद है एंजाइम एक्टिविटी कैन बी एक्सेलरेटेड बाय सर्टेन आयंस और साल्ट्स कॉल्ड एक्टिवेटर्स। फॉर एग्जांपल मैग्नीज, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ईटीसी। अब कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, आयंस हैं या साल्ट्स हैं जिनसे एंजाइम की एक्टिविटी एक्सेलरेट मतलब तेज़ होती है। अब एंजाइम खुद क्या करें, स्पीड अप करें, लेकिन एंजाइम्स को भी कुछ ऐसे आयंस और साल्ट्स की ज़रूरत होती है जो उन्हें मज़ीद हेल्प करते हैं कि वो ज़्यादा प्रॉपरली काम कर सकें, जिसमें मैग्नीज़ है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है और भी बहुत सारे इस तरह के आयंस होते हैं। इसके बाद है एंजाइम्स कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन फैक्टर्स कॉल्ड इनहिबिटर्स। अब ये आपके पास क्या थे, एक्टिवेटर्स थे जो एंजाइम को मज़ीद एक्टिवेट कर रहे थे, प्रोमोट कर रहे थे उसके फंक्शन को। लेकिन अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो रोकते हैं, इनहिबिट मतलब रोकना, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं। जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, एंजाइम कंसंट्रेशन है, पीएच एंड टेम्परेचर, मतलब ऐसी चीज़ें जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दें, उनको आप क्या कह रहे हैं, इनहिबिटर्स। जिसमें सबसे पहले आपके पास है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट मतलब वो चीज़ जिससे एंजाइम रिएक्ट कर रहा है वो अगर बहुत ज़्यादा है तो एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं कर सकता, और अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा है तो ये भी अफेक्ट करती है उसकी काम करने पर। इसी तरह पीएच आपको पता होगा, अगर एंजाइम की एक लिमिटेड पीएच होती है ना, उससे ज़्यादा पे वो ऑप्टिमम पीएच हम उसे कहते हैं जिस पर एंजाइम मोस्ट एक्टिव होता है। अगर उससे आप कम पीएच रखेंगे तो भी एंजाइम सही काम नहीं कर सकेगा, अगर पीएच उससे ज़्यादा होगी तो भी एंजाइम डीनेचर हो सकता है। इसी तरह टेम्परेचर
टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, क्योंकि वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्रोटीन्स हैं, उन्हें एक नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जो उनके लिए ज़रूरी होता है। अगर उसे आप कम या ज़्यादा करेंगे तो वो उनकी जो है कंपोजिशन, जो बने हुए हैं जिस मॉलिक्यूल के, वो डीनेचर हो जाता है या फिर फ्रीज़ हो जाता है। इसके बाद में दे आर सेंसिटिव, दे वर्क एट स्पेसिफिक पीएच। जो अभी हमने बात की कि वो सेंसिटिव होते हैं, वो एक ऑप्टिमम पीएच होती है, उस पर ही ज़्यादा सही से काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा या कम पे वो काम नहीं कर सकते। दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये है कि हम कह रहे हैं एंजाइम जो है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप तो कर रहा है, लेकिन एंजाइम जो खुद है उसमें अनचेंज होगा। एंजाइम जो है, फॉर एग्जांपल हम दोबारा से प्रोटीन की एग्जांपल लेते हैं, एंजाइम पेप्सिन जाएगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करवाएगा, लेकिन जो एंजाइम गया पेप्सिन, वो एज इट इज़ रहेगा, वो अपनी जो है कुछ भी चेंज नहीं करेगा, ना उसका शेप, और वो दोबारा से यूटिलाइज आप कर सकते हैं, फिर वो दूसरे रिएक्शन को स्पीड अप करवा सकता है। तो ये पूरा जो केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होता है, एंजाइम उसके दौरान या उसके बाद जो है अनचेंज होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये पूरा एंजाइम का इंट्रोडक्शन है। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा कि एंजाइम्स क्या हैं। अब मैं आपको ब्रीफली एक रिव्यू दे देती हूँ ताकि आपको एक दफ़ा दोबारा से समझ में आ जाए। बेसिकली जो वर्ड एंजाइम है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इन मतलब इनसाइड, जाइम मीन्स यीस्ट, क्योंकि ये सबसे पहले यीस्ट के अंदर जो है डिस्कवर किया गया था, इस वजह से इसको एंजाइम का नाम दिया गया। एंजाइम की जो टर्म है ये क्वाइन की गई थी 1878 में विल्हेल्म कोहिनी ने, और इसके एंजाइम्स वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर बनते हैं और जो सेल के प्रोसेस हो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, उन सब को स्पीड अप करवाते हैं और ख़ुद जो है अनचेंज रहते हैं। और एंजाइम्स की दो टाइप्स होती हैं, एंडो एंजाइम्स और एक्सो एंजाइम्स। एंडो एंजाइम्स वो जो सेल जिसमें बन रहे हैं उसी में काम करें, और एक्सो एंजाइम्स जो आउटसाइड दिस सेल काम करें, और ये बहुत ही स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। और इसके अलावा ये जो है एंजाइम मोस्टली प्रोटीनिश इन नेचर होते हैं, मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं जो राइबोन्यूक्लिक एसिड के यानी आरएनए के बने हैं, और उन एंजाइम्स को हम राइबोजाइम्स कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।